हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों देखिए, आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि साइंस का चैप्टर होगा दोस्तों। और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से आसानी से हम समझेंगे चीज़ों को। और देखते हैं दोस्तों, पहले चैप्टर को, पहला हमारा आज का चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दोस्तों, क्रॉप का प्रोडक्शन किस तरह से होता है और उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, इस चैप्टर में उसी को हम पढ़ेंगे। क्रॉप माने फसल होता है, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब उसका उत्पादन, यानी कैसे उसको हम उगाते हैं, ठीक है। और उसको मैनेजमेंट यानी कैसे, किस तरह से उस अनाज को हम मैनेज करते हैं, रखते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। चलिए आते हैं अपने लाइन पर और अपने चैप्टर नंबर में अपने स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर का दोस्तों, पढ़ करके, ठीक है। देखिए हमारे साथ आप लोग पढ़िए। वी नो दैट फूड इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा खाना होता है यानी फूड होता है, वो हमारे लिए एसेंशियल है यानी आवश्यक है। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, यानी जीने के लिए, ठीक है। प्लांट्स एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लांट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपना फूड जो है वो खुद से बनाता है। आप जानते हैं कि फूड जो है वो कैसे बनाता है? प्लांट्स क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं दोस्तों, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो होता है ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें वो प्लांट्स अपना फूड बनाता है, ठीक है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, इसको याद रखिएगा। और इस किस में बनाता है दोस्तों? इसमें तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। कौन सा? एयर, ठीक है, एयर का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? सन रेज का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और वाटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तीनों चीज़ों का होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के, ठीक है। इस तरह से फूड अपना वो बना लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, animals including humans cannot synthesize food and so they feed on either plants or other animals। क्योंकि दोस्तों एनिमल या तो ह्यूमन बींग जो है वो कोई भी सिंथेसिस नहीं करता जिससे कि फूड वो बना सके, इसलिए वो प्लांट पे या दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहता है खाने के लिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, एनिमल तो या तो ना तो ह्यूमन बींग, कोई भी ऐसा कोई दोनों में से कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो तो सिर्फ प्लांट करता है, तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? जाहिर सी बात है, उनको प्लांट पे डिपेंड होना पड़ेगा या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कॉक यानी मुर्गा खाते हैं, यानी हम अदर एनिमल्स जैसे खाते हैं, तो उनको दोस्तों इस तरह से हम उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। द फूड दैट वी ईट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द बॉडी so that we can carry out various activities such as digestion, respiration and excretion। दोस्तों देखिए, बहुत सारी जो हमारे शरीर में एक्टिविटी होती है जिसको हम कैसे करते हैं? हम फूड के द्वारा ही करते हैं, यानी फूड के ही माध्यम से करते हैं। जैसे देखिए, हम क्या क्या करते हैं? हमारा फूड जो होता है हमारे बॉडी को वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमारे शरीर को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा जो बॉडी होता है वो बहुत सारे कामों को करता है, जिसकी वजह से जैसे हमारे बॉडी में दोस्तों डाइजेशन होता है, यानी जो पाचन क्रिया होती है, खाने को पचाने की जो क्वालिटी होती है बॉडी में, ठीक है। और रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की क्वालिटी हो जाती है फिर बॉडी में। एक्सक्रेशन यानी जो हम खाने के बाद निकालते हैं, मल त्याग करते हैं, ठीक है, उस तरह से एक्सक्रेशन कहते हैं उसको, ठीक है। आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे ध्यान देते हैं दोस्तों। देखिए आज का अगला हम पढ़ते हैं लाइन, ठीक है। अगला लाइन है दोस्तों, टुडे नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन ग्रोइंग क्रॉप्स और लुकिंग आफ्टर फार्म्स एनिमल। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं आज दुनिया का लगभग 70% हिस्सा यानी 70% जो आबादी है दोस्तों, वो अब तक पूरे क्रॉप्स पे डिपेंड करता है, यानी फसल पे डिपेंड करता है। वो फसल बोता है और फसल किसान की तरह, जैसे जानते हैं आप, किसान लोग फसल बोते हैं और पूरे पॉपुलेशन में वो बहुत ज़्यादा, इंडिया में जैसे दोस्तों आप जानते हैं 51% जो इंडिया का आबादी है वो पूरी तरह से क्रॉप्स पे डिपेंड होता है। वो फसल उगाते हैं और बाद में उससे ही वो खाना खाते हैं, ठीक है। इन इंडिया अबाउट 70% ऑफ पॉपुलेशन वर्क इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। दोस्तों इसमें अगर मोटे तौर पे लिया जाए तो 70%, पूरे वर्ल्ड में 51% के आसपास, और इंडिया में दोस्तों बाद में डेटा आप देखेंगे तो 70% के आसपास इंडिया में दोस्तों एग्रीकल्चर वर्क होता है। कितना होता है? 70% के आसपास वर्क होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर टाइप्स, देखते हैं एग्रीकल्चर के कितने टाइप होते हैं और कितने क्रॉप्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। दोस्तों देखिए पढ़ते हैं, द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन द अवेलेबल फूड रिसोर्सेज। क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह से ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है लगातार,
उसी वजह से दोस्तों हमें फूड का प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। अगर हम फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करते हैं तो इसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग भूखे मरने लगेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। टू मीट द इंक्रीज्ड फूड डिमांड्स प्रॉपर प्रोडक्शन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी। अगर हमें बहुत सारे डिमांड को पूरा करना है, यानी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रॉपर प्रोटेक्शन करना है, तो दोस्तों हमें फूड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हम फूड मैनेजमेंट के लिए नहीं कदम उठाते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को जो डिमांड कर रहे हैं खाना का उनको अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, जिसकी वजह से वो भूखमरी यानी स्टारवेशन फैल सकता है बहुत सारे देशों में। जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देशों में दोस्तों स्टारवेशन एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखते हैं कि अफ्रीका में बहुत सारे लोग भूखे ही मर जाते हैं और साथ ही साथ एक वक्त का उनको खाना मिल पाता है। ठीक है, इसलिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है अगर हम फूड का मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो। ठीक है, और अफ्रीका गरीब कंट्री भी है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। द practice of growing plants and rearing animals on a large scale for food and other useful product is known as agriculture। अगर बार बार कोई व्यक्ति लगातार प्लांट उगा रहा है यानी पौधे उगा रहा है और अपने चारागाह में यानी अपने एनिमल्स के लिए लगातार उसको एनिमल्स को पाल रहा है और बड़े स्केल पर फूड का प्रोडक्शन कर रहा है, तो ऐसे चीज़ों को दोस्तों एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। अगर हम दोस्तों देखेंगे तो उनको हम फार्मर कहते हैं। जो एग्रीकल्चर करते हैं उनको क्या कहते हैं? पीसेंट्स या फार्मर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन इन एरिया ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ नोन एज अ क्रॉप। अगर दोस्तों एक ही एरिया में कोई एक ही क्रॉप जो है उगाई जाती है, मतलब एक ही फसल बार बार उगाई जाती है, तो ऐसे फसल को क्या कहते हैं? ऐसे फसल को हम क्रॉप यानी फसल कहते हैं। जब से वैसे कहने का मतलब ये है कि व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही तरह के प्लांट अगर कहीं उगाई जाती है एक ही जगह पर तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप यानी फसल कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट में आपको ब्रैकेट में नहीं सॉरी ब्लैक पार्ट में आपके लिखा हुआ है। तो इसी तरह आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं। द फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट्स वर सीरियल्स सच एज व्हीट, बार्ले, राइस एंड कॉर्न। दोस्तों आप जानते हैं पहली बार उगाया गया इंसान के द्वारा जो प्लांट था वो क्या था? सीरियल्स था। व्हीट यानी गेहूं था, बार्ले यानी जौ था, राइस चावल और कॉर्न यानी भुट्टा जो हम खाते हैं वो था। देयर सीड्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड देयर फोर फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। क्योंकि दोस्तों देखिए इनके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वह बहुत ज़्यादा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जमा करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट हमें प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है? हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम को कर पाते हैं। और दोस्तों ये भी मैं बता दूं आपको कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, यह हर जगह यानी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे इसकी खेती की जाती है। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इस पॉइंट पे आ जाते हैं। इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री विथ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल दैट वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है दोस्तों वो बहुत बड़ा कंट्री है, ह्यूज कंट्री है, जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब दोस्तों, क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब जो है एटमॉस्फेयर दोस्तों इंडिया के नॉर्थ में अलग होता है, इंडिया के साउथ में अलग होता है, ईस्ट में अलग होता है, वेस्ट में अलग होता है। जैसे नॉर्थ में आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जबकि साउथ में अगर ध्यान दें तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है अगर ध्यान दें तो। इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया इतना बड़ा है दोस्तों कि वहाँ पर टेम्परेचर का जो है वो बहुत ज़्यादा अनलाइकली कंडीशन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता होता है या नमी होती है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप कोस्टल एरिया पे ध्यान दें, इंडिया का जो निचला वाला हिस्सा है दोस्तों, इस तरह से अगर ध्यान दें तो यहाँ पे श्रीलंका पड़ जाता है। इस वाले एरिया में, कोस्टल एरिया जो समुद्री इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमिडिटी पाई जाती है, यानी आर्द्रता पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं पे एकदम नहीं होता है। आप जानते हैं जो इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट का मतलब ये वाला जो ईस्टर्न पॉइंट है, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय जो राज्य दोस्तों यहाँ पे एक राज्य है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मासिनराम मेघालय, आपने सुना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेनफॉल का कंडीशन भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है
एक रीजन से दूसरे रीजन में, ठीक है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। आप देखते हैं इसलिए क्योंकि इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग एटमॉस्फेयर होते हैं, इस वजह से वहाँ दोस्तों क्रॉप भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग वहाँ सॉइल पाए जाते हैं, अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि वहाँ जो क्रॉप्स का ग्रो होता है वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे दोस्तों, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल आपको एकदम बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के पास मिलेगा। वहाँ पे दोस्तों राइस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, किसका, राइस का। और अगर ध्यान दें कि यूपी जिसमें हम लोग रहते हैं, तो दोस्तों यूपी में बहुत ज़्यादा वेट का यानी वीट जो खेती होती है वीट की, यानी गेहूं की बहुत ज़्यादा खेती होती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ अलग अलग है। तो आगे पढ़ते हैं हम दोस्तों इसके। बेस्ड ऑन द ग्रोइंग सीजन द क्रॉप्स कैन बी क्लासीफाइड एज खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। दोस्तों आपको बता दें कि ग्रोइंग सीजन मतलब जिस तरह से वो उनका उत्पादन किया जाता है, इस वजह से क्रॉप्स को दो भागों में बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया है खरीफ और रबी में। खरीफ की बात अगर करें तो दोस्तों देखिए इसमें अब हेडिंग में हम खरीफ में आ जाते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स की पहले बात कर लेते हैं। जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से मेजर जो कंडीशन होते हैं उगाए जाते हैं, और क्या क्या कंडीशन होते हैं जिसमें ये फसल उगते हैं, क्रॉप्स उगते हैं, और कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड द समर क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को समर क्रॉप्स कहते हैं, यानी गर्मियों में इनको प्रोडक्शन किया जाता है। किसमें किया जाता है, गर्मियों में, याद रखिएगा इसको, ठीक है, गर्मियों में किया जाता है प्रोडक्शन। दे आर जनरली प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। इनको जो है दोस्तों जून में पहले हम क्या करते हैं, सो करते हैं यानी बो देते हैं, उसके बाद हम इसको अक्टूबर में काटते हैं, जब हल्की से ठंडी पड़ने लगती है तब इसको काट देते हैं। दोस्तों इसको हम गर्मी में बोते हैं, इसी वजह से इसे समर क्रॉप्स कहते हैं। और इसमें कौन कौन से की ज़रूरत चीज़ की पड़ती है, तो दोस्तों देखिए इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यानी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, दे आल्सो नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। सम एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मेज एंड ग्राउंडनट। कुछ एग्जाम्पल जो खरीफ क्रॉप्स के हैं वो आपके सामने हैं, जैसे कि पैडी यानी धान यानी चावल, इसको हम कह सकते हैं कॉटन यानी कपास। कपास आपको बता दूं दोस्तों कि कॉटन जो होता है वो काली मिट्टी में होता है, किस में होता है, ब्लैक सॉयल में होता है, ठीक है, जिसको हम रेगूर सॉयल भी कहते हैं, ठीक है। सोयाबीन को भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। मेज यानी जौ को भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और ग्राउंड नट को भी बहुत ज़्यादा दोस्तों पानी चाहिए होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये सारे जितने भी क्रॉप्स हैं इसको कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने रबी क्रॉप्स के ऊपर दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों रबी क्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रबी क्रॉप्स जो हैं उनको हम विंटर क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप्स, ठीक है। देखिए लिखा भी हुआ है, दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड द विंटर क्रॉप्स। दे आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर। इनको दोस्तों नवंबर में बोया जाता है, एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल, और उनको अप्रैल में काट दिया जाता है। दे डू नॉट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इनको दोस्तों ज़्यादा पानी की आवश्यकता, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर, कुछ जो है एग्जाम्पल हैं रबी क्रॉप्स के वो हैं गेहूँ, वीट, देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं, बारले यानी जौ इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, और पी यानी मटर, ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ ग्राम यानी चना को देख सकते हैं। ऐसे फसलों को, ऐसे क्रॉप्स को उगाने के लिए दोस्तों पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम विंटर क्रॉप्स कहते हैं, यानी सर्दियों में उगाने वाले क्रॉप्स यानी फसल कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा चैप्टर आपका पहला जो पैसेज था उसका क्लोज होता है। तब तक के लिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि वैसे तो क्रॉप्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक खरीफ के बाद जायद भी एक आता है, ठीक है। हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।